Assalamu alaikum everyone. Now we start a chapter number 1, the evolution of computer. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की इन्वेंशंस कब से हुई और कंप्यूटर की हिस्ट्री जो भी मौजूद है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और फिर जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग में है कंप्यूटर नाउ अ डेज़ being used everywhere. There is hardly any field where computer have not made their impact. Computer is one of the greatest invention by human. A lot of effort has been put into development computer. Computer manufacturer keep on making advancement to improve its efficiency. इसमें स्टार्टिंग में ये है कि यही बताया गया है कि कंप्यूटर आज के दौर में हर जगह मौजूद है और ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है किसकी, ह्यूमंस की। इसमें कोई एक ह्यूमन या एक पर्सन की कोई कारकर्दगी नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों का मिलकर डेवलपमेंट करना कंप्यूटर को और इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते चले जाना इन द लेटेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक। टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 1.1 मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस। अब सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि कंप्यूटर जो इन्वेंशंस हुई वो कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस हुई। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ उस पर कैलकुलेशंस की जाती थी, अदरवाइज़ के ऊपर और कोई वर्क नहीं किया जाता था। इसमें लिखा है इन द अर्ली डेज मैन यूज़ टू काउंट विद द हेल्प ऑफ स्टोन एंड बोन्स के ज़रिए क्या किया जाता था, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वगैरह, सिर्फ यही कैलकुलेशंस होती थी वो कैलकुलेटिंग डिवाइस के ज़रिए। नंबर 1 जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो है एबेकस। इसका पीरियड ऑफ टाइम गिवन है। एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। इट वाज डेवलप्ड इन चाइना। चाइना में डेवलप की गई। इट वाज यूज्ड टू काउंट नंबर्स एंड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये एबेकस ने एक डिवाइस को डेवलप्ड किया जिस डायग्राम में आपके पास गिवन इसमें लेबलिंग मौजूद है। इसका अपर पार्ट जो था वो उसे क्या बोलते हैं, हेवन, एंड इसका बॉटम पार्ट जो है उसे क्या बोलते हैं, अर्थ। इसमें मल्टीपल रॉड्स हैं, मूवेबल रॉड्स कहलाएंगी, ये मूव हो सकती हैं। एक फ्रेम है और इसमें एक सेंटर में जो रॉड है उसे क्या बोलते हैं, बीम। नेक्स्ट पेज। सेकंड हेडिंग है नेपियर बोन्स। 1617 AD से ये स्टार्ट हुआ। बोन से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे हड्डियों की बात की जा रही है। तो जॉन नेपियर डिवाइस अ सेट ऑफ लोगैरिथम, उन्होंने एक लोगैरिथम डिज़ाइन किया। बेस किस पे करता था वो, मल्टीप्लिकेशन पे। टेबल्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई और किसके ज़रिए, अवायरी स्टिक्स। अवायरी स्टिक्स किसे बोलते हैं, हाथी के दांतों से बनी हुई स्टिक्स थी जिसके ज़रिए वो मल्टीप्लिकेशंस करते थे। इसी वजह से उन्होंने जो नाम दिया गया वो था नेपियर बोन। अर्थमेटिक ऑपरेशन वर डन बाय द मैनिपुलेशन ऑफ रॉड कॉल्ड बोन्स। हड्डी इसमें जो बोन्स का जो ज़िक्र है वो इसी वजह से है कि वो हाथी के दांतों से जो बनी हुई स्टिक्स थी या वो हड्डियाँ थी उसके ज़रिए वो मल्टीप्लिकेशन से परफॉर्म करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है स्लाइड रूल 1621 AD। द फर्स्ट स्लाइड रूल वॉज रिजल्ट ऑफ द जॉइंट एफर्ट ऑफ 2 इंग्लिशमैन। 2 इंग्लिशमैन की मदद से ये स्लाइड रूल इंट्रोड्यूस हुआ। पहला नाम क्या है, एडमंड गंटर एंड विलियम ऑथर्ड। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। इसने इंट्रोड्यूस किया तो कौन से 2 इंग्लिशमैन थे। द स्लाइड रूल बेस्ड ऑन नेपियर बोन्स लोगैरिथम वाज द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस एंड मॉडर्न एज। जब नेपियर बोन्स ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की उसके बाद ही जाके 1621 में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई। वो क्या थी, स्लाइडिंग रूल। इसके ज़रिए भी क्या चीज़ मेजर की जाती थी, वो मल्टीप्लिकेशन था, सब्ट्रैक्शन एंड एनी फिज़िकल डिस्टेंस। फ़िज़िकल डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते थे। ये इस स्केल के ज़रिए, पूरा एक स्केल है। इसमें क्या क्या चीज़ें इसकी लेबलिंग में देखेंगे। मेटल विंडो मौजूद है इसमें, कर्सर, स्लाइडिंग बार, फिक्स बार। ये मूवेबल मेटल विंडो है, इसे मूव किया जा सकता है आगे पीछे और इसके ज़रिए हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। जिस तरीके से आगे टाइम में गुज़रता चला गया चीज़ें बेहतर होती चली गई
पहले एबेकस ने स्टार्ट किया, नेपियर बोन्स आया, स्लाइडिंग रूल आया, इसके बाद अलग अलग डिवाइसेस इंट्रोड्यूस होती चली। नेक्स्ट टॉपिक है बाबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स। ये एक इंजन के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी रिलेटेड आएगा आगे आपके चैप्टर के। पहले मैं स्टार्ट करूँगा। चार्ल्स बाबेज वॉज द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसका इंट्रोडक्शन है। चार्ल्स बाबेज कौन थे? मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड इन 1822 पीरियड लिखा हुआ इनका। इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस चीज़ को आगे बेहतर करते चले गए और उन्होंने एक ऐसी चीज़ तैयार की जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन इसका साइज़ जो था वो एक बहुत बड़ा साइज़ था। ये कितना बड़ा साइज़ कह लेंगे, जैसे कोई कार होती है, इतना बड़ा इसका साइज़ था। एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है जो अपने ये जो इंजन, जैसे फर्स्ट डायग्राम में बना हुआ है कि डिफरेंस इंजन, ये एक बहुत बड़ा इंजन था जो क्या परफॉर्म करता था, सिर्फ और सिर्फ ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप की जो कैलकुलेशंस दी हुई है परफॉर्म करता था। और इसमें एक चीज़ और थी, वो अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर मौजूद थी। जो भी ये प्रोसेसिंग करता था इसके अंदर वो चीज़ें स्टोर की जा सकती थी। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं सेकंड पैराग्राफ में, 5 कॉन्सेप्ट्स हैं एनालिटिकल इंजन के, ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एन इनपुट डिवाइस, कि इसमें एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम उसको इनपुट दे सकते थे। सेकंड क्या है? स्टोरेज फैसिलिटी टू होल्ड नंबर, जो भी हम नंबर की प्रोसेसिंग करते थे उसको हम स्टोर कर सकते थे, उसकी फैसिलिटीज़ मौजूद थी। अब प्रोसेसर और नंबर कैलकुलेटर इसके अंदर मौजूद था। फोर्थ, अ कंट्रोल यूनिट टू डायरेक्ट टास्क टू बी परफॉर्म, एक कंट्रोल सिस्टम इसमें क्रिएट किया गया जो डायरेक्ट टास्क को परफॉर्म कर सकता था। एंड इन द एंड एन आउटपुट डिवाइस के ज़रिए इसका हम रिज़ल्ट शो कर सकते थे कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो इन आउटपुट डिवाइस के ज़रिए हमें उसका पता चल सकता था। तो ये उस वक्त की बहुत एक अच्छी इंजन तैयार किया था चार्ल्स बाबेज ने। इस वजह से फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मार्क 1 1944, इसका टाइम पीरियड गिवन है। इसके बाद कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, डेवलप की गई? मार्क 1, ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन है। चार्ल्स बाबेज के बाद अब जो एक कॉन्सेप्ट चार्ल्स बाबेज ने क्रिएट कर दिया, उसके बाद अलग अलग लोगों ने आके उस पर टास्क परफॉर्म करे और उस चीज़ को बेहतर से बेहतर करते चले गए। तो मार्क 1 वॉज डेवलप बाय हावर्ड एकेंस ने इसको डेवलप किया। ये इसका भी वर्क क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, ये भी एक तरीके से कैलकुलेटिंग करती थी। अब दिस वाज अ कंप्यूटर दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये जो कंप्यूटर था ये किसके ऊपर चलता था? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, इसके अंदर रिलेज मौजूद थे बहुत ज़्यादा, 1000 ऑफ। और इसका सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये बहुत ज़्यादा वज़नी, हैवी और बहुत बड़ा था, बिग था। कितना बड़ा था? वो बाबेज का जो मशीन है, इन्होंने इंजन बनाया था, वो उसका एक साइज़ कार के बराबर था। अब इसका साइज़ जो था वो एक स्मॉल शिप के बराबर था। अब ऐसा ऐसा क्या हो रहा है कि चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं और उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट्स आती चली जा रही है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर इसके अंदर मौजूद था। डिजिटल कैलकुलेटर था। ये कहाँ पे था? ये यूनाइटेड स्टेट में इसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्या है? ENIAC, इसकी एक एब्रीविएशन मौजूद है। द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वॉज डिज़ाइन फॉर डूइंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब है कि ये वॉर्स वगैरह में ये मशीन, जो इंजन जो बनाया था ये यूज़ होता था। कैलकुलेशंस के साथ साथ ये क्या चीज़ परफॉर्म करता था? ये मिसाइल्स को उसका निशाना लगाने में, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी। इसमें लिखा है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में ये इस्तेमाल किया गया था। 1000 टाइम फास्टर था ये, किससे? मतलब 1000 गुना तेज़ चलता था, किससे? मार्क 1 से। तो मार्क 1 का एक टाइम पीरियड गिवन है 1944, लेकिन इसका एक टाइम था 1947 के बाद आके ये इंट्रोड्यूस हो और उसके अंदर इतनी बेहतर चीज़ें हो गई कि ये वॉर्स वगैरह में ये यूज़
किया जा सकता था। ये उस वक्त का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। इसी डायग्राम्स के नीचे जब हम देखेंगे कि क्या मौजूद है हमारे पास EDBAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद ये वाला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ 1947 के बाद 1949 में ये एक कंप्यूटर ईजाद हुआ और उसमें इससे बेहतर इसकी इम्प्रूवमेंट की गई। सारी चीज़ें वही मौजूद थी, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई और इसमें मोर मेमोरी मतलब उसकी कैपेसिटी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी वो उसमें बढ़ा के ज़्यादा कर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन टेबल। कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं, जनरेशन्स क्या है, जैसे हमारे पास 4 से 5 जनरेशन कंप्यूटर की मौजूद हैं। उसमें डिफरेंट टाइप की जो इसमें डेवलपमेंट की गई उसको एक अलग अलग कैटेगराइज से कर दिया गया। फर्स्ट जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट जो लिखा हुआ है इस फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट कॉलम के अंदर, फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट्स 1942 1952, मतलब 1952 का इसको एंड कर दिया गया। इसमें कौन सी चीज़ यूज़ की गई? यूज्ड वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की गई। ज़ाहिर सी बात है उसके उस वक्त ऐसी कोई इन्वेंशंस मौजूद नहीं थी, जिसमें विंडोज़ वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस और एडिशंस वगैरह इसमें किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के ज़रिए इस मशीन को, इस डिवाइस को चलाया जाता था। इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है कि ह्यूज एंड एक्सपेंसिव मशीन, बहुत बड़ा है, ह्यूज थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीन थी और कंज्यूम टू मच इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम की हो जाती थी। और वैक्यूम ट्यूब जब इसमें यूज़ किया जाता था तो इसके ज़रिए उसमें एक बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती थी, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी की पैदावार उसमें ज़्यादा हो जाती थी। इसमें लिमिटेड स्पीड थी, कोई ज़्यादा कोई स्पीड नहीं थी कि अनलिमिटेड स्पीड नहीं, एक लिमिटेड स्पीड ऑफ टाइम के हिसाब से ये अपना टास्क को परफॉर्म करती थी। और कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी इसमें? बाइनरी लैंग्वेज मतलब हमारी मशीन लैंग्वेज मतलब 0 एंड 1। इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं कि मार्क 1 का जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया, वो मार्क 1 का जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है वो 1940 से 1952 के उसमें एंड हो गया। उसके बाद एक नई जनरेशन हुई जिसका नाम दिया गया सेकंड जनरेशन। उसका टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ 1952 से लेकर 1964। अब इसके बाद फर्स्ट जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर, जितनी भी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस की गई, मार्क 1, यूनिएक, एडवैक, लियो, और उससे बेहतर उसकी परफॉर्मेंस की जो स्पीड भी उससे ज़्यादा, परफॉर्मेंस भी उससे ज़्यादा अच्छी, उसको सबको सेकंड जनरेशन के अंदर डाल दिया गया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्मॉलर, चीपर, फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन। मतलब स्मॉलर है साइज़ में, चीपर है और फास्टर है किससे? फर्स्ट जनरेशन की जितने भी मशीन्स हैं उससे ज़्यादा फास्टर है। कंज्यूम लेस पावर भी इसमें लेस कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा पावर भी नहीं ले रहा है। साइज़ भी इसका स्मॉल है और हर चीज़ को ट्रांसफरेबल है। और इसमें क्या है? कॉन्वेंट टू प्रोग्राम ड्यू टू हाई लेवल लैंग्वेज टाइप। उसमें हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ कौन सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस गई? एल्गोल है, कोबोल है, फोर्ट्रान। इसमें नई लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और इसमें वैक्यूम तो इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें कौन सी चीज़ आ गई है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें वैक्यूम ट्यूब तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहा था, हमें हीट उससे जनरेट हो रही थी, उसको हटा के अब उसकी चीज़ और स्मॉल होती चली गई। वो क्या है? वो यूज़ किया गया उसमें ट्रांजिस्टर। इसके बाद थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुआ, जब उसका एंड हुआ सेकंड जनरेशन का, वहीं से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है थर्ड जनरेशन का 1964 से लेकर 1971। अब ये उससे ज़्यादा अच्छा टास्क परफॉर्म करेगा फर्स्ट जनरेशन से भी एंड सेकंड जनरेशन से भी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, स्मॉलर, चीपर, फास्टर एंड मोर रिलायबल दैन सेकंड जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन। स्मॉलर है फर्स्ट जनरेशन से, तो सेकंड जनरेशन से चीपर है, फास्टर है किससे? सेकंड जनरेशन से। अब इसमें क्या है? यूज़ ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं है, इसमें ये इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब चीज़ और बेहतर होती चली गई। और उसमें अब इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, मैं अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, ट्रांजिस्टर और आपका वैक्यूम ट्यूब की चीज़ें क्या हैं।
इसमें एक बेसिक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि उस वक्त प्रोग्रामिंग का दौर स्टार्ट हो गया। और इसमें एक स्पेसिफ़िक एग्जांपल्स मौजूद हैं इसकी, जो उस वक्त कंप्यूटर आपके बनाए गए उसके एक CDC1700, ये सब उस वक्त के डिवाइसेस के नेम्स मौजूद हैं। सेकंड उसके बाद है फोर्थ जनरेशन जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, ये वही कंप्यूटर्स हैं 1972 से लेकर टिल डेट, मतलब अभी तक ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हम लोग घर में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफिस वगैरह में यूज़ होते हैं, वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें इंट्रोड्यूस हुआ माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट अब इसमें हट गया, अब इसमें आ गया माइक्रो प्रोसेसर, स्मॉलर, चीपर, फास्टर, मोर पावरफुल, वर्सेटाइल एंड रिलायबल देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फास्टर है, ये सही है, स्मॉलर है और मल्टीपल टास्क परफॉर्म्स में कर सकता है। इसमें HP 9845 इसमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल मौजूद है। इसके बाद अब हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अंडर डेवलपमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी भी वर्क हो रहा है, इसमें कोई गिवन टाइम पीरियड ऑफ टाइम इसमें गिवन नहीं है, ये अभी तक ये इसमें काम जारी है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि डिवाइस उस तरीके से टास्क परफॉर्म करे जैसे ह्यूमन थिंकिंग करता है, वो सोचता है। तो डिवाइस को ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकती खुद से, हम तो डिवाइस को ख़ुद परफॉर्म करते हैं, खुद उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स पे जो काम किया जा रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा रहा है कि उसके ऊपर टास्क उस पर ख़ुद परफॉर्म हो जाए। तो इस पर अभी वर्किंग जारी है। और इसमें क्या है, विल बी कैपेबल ऑफ यूजिंग मैनी स्पोकन लैंग्वेज। जो भी स्पोकन लैंग्वेज हम जो स्पीक करते हैं, बातचीत करते हैं, वो लैंग्वेज को ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं। ये इसकी डायग्राम मौजूद है, इसमें मैंने लिख दिया फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता है। वैक्यूम ट्यूब किस तरीके से होता है और कौन से कंप्यूटर में ये इस्तेमाल होता था, कंप्यूटर भी इसमें बना हुआ है। सेकंड जनरेशन में ट्रांसिस्टर था, कंप्यूटर यूजिंग ट्रांसिस्टर, इस वाले कंप्यूटर के अंदर ट्रांसिस्टर इस्तेमाल किया गया। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट था, IC, कंप्यूटर यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट। इस टाइप का जो कंप्यूटर था उसके अंदर IC मौजूद था। अब जो कंप्यूटर हम घरों में, स्कूल्स, ऑफिसेस वगैरह में जो यूज़ करते हैं वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर की इस टाइप की जो चिप्स मौजूद होती हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में अभी भी हैं, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1972 से लेकर टिल डेट तक। लास्ट टॉपिक है 1.3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं, जो आपके ऊपर एक रे डायग्राम मौजूद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उसमें सबसे फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, जो इसके बारे में अभी मैंने भी लास्ट में आपको बताया कि माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होता है। और लास्ट में आ गया वेरिएबल कंप्यूटर, इसके बारे में आपको मैं एंड में बताऊँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स कंप्यूटर की, क्या है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर डायग्राम में देख के ये आपको पता चलेगा सुपर कंप्यूटर क्या है। ये एक बहुत बड़े कंप्यूटर होता है, ये हम लोग आम कोई घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ऑफिस वगैरह में। ये कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, वेदर फॉरकास्टिंग हो गई आपकी, रॉकेट्स में, एरोप्लेन्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ऑयल एक्सप्लोरेशंस में। इसमें एक एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, CRAY, ट्राई 2, ET810, ये इसके वर्जन्स हैं सुपर कंप्यूटर के। क्योंकि सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। आज तक जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं, जो रॉकेट एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो दुनिया से बाहर भेजे जाते हैं रॉकेट्स वगैरह, उसमें ये सुपर कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। एरोप्लेन्स में भी सुपर कंप्यूटर होते हैं, जिसके ज़रिए इतनी बड़ी मशीन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी एक सुपर कंप्यूटर की तरह ही है, लेकिन उसे एक छोटा कंप्यूटर है जो मल्टीपल ऑफ टास्क, मल्टीपल ऑफ प्रोग्राम एक साथ ये परफॉर्म कर सकता है एट द सेम टाइम। और इससे क्या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दे आर सेंसिटिव टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, ये चीज़ें हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। इसे क्वालिफाइड ऑपरेटर्स ही यूज़ कर सकते हैं, अमूमन आम हर कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता। बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास ही ये मेन फ्रेम कंप्यूटर मौजूद हैं। इसके बाद आ जाए मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वाज डेवलप टू हैंडल स्पेसिफिक टास्क, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए
परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक इंजीनियरिंग एंड कैड कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कोई इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए, मतलब इस पर ग्राफिक डिज़ाइन किया जा सकता है। ये इस टाइप के कंप्यूटर्स हैं। इस पर इसके एग्जांपल्स भी है IBM AS400, B60 एंड VEX 8848। नेक्स्ट लास्ट जो है माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर वही माइक्रो प्रोसेसर इसमें मौजूद है और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डेस्कटॉप है, वर्क स्टेशन है, लैपटॉप, टैबलेट है, पाम टॉप है। ये सब हम चीज़ें अमूमन घर में यूज़ करते हैं, इसी वजह से इसे एक पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ये कोई एरोप्लेन्स वगैरह में ये कंप्यूटर मौजूद नहीं है। ये अमूमन हर कोई पर्सन ये अपने घर में यूज़ कर सकता है। जिसमें सबसे पहले एग्जांपल है डेस्कटॉप, जो हमारे स्कूल में भी मौजूद है। डेस्कटॉप पे हम वर्किंग करवाते हैं। और वर्क स्टेशन एक सर्वर मशीन कहलाती है, जिसके ज़रिए जैसे 3D आर्ट, उसमें ग्राफिक डिज़ाइन परफॉर्म किया जाता है। ऐसे मल्टीपल ऑफ टास्क इसमें परफॉर्म कर सकते हैं हम एक साथ। लैपटॉप है, लैपटॉप अब इसमें क्या है, माउस, कोई स्पीकर वगैरह अलग से इनपुट डिवाइस अटैच नहीं किया जा सकते हैं। इसमें हर चीज़ इसकी बिल्ट इन होती है। पाम टॉप है, ये भी एक तरीके का कंप्यूटर है जिसे हम हैंड में यूज़ कर सकते हैं। मतलब और चीज़ें छोटी होती चली गई और अब वो चीज़ आ गई टैबलेट में, स्मार्टफोन्स वगैरह। अब वेरेबल डिवाइस क्या है? वेरेबल डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जो हम जिस्म के किसी भी हिस्से पे, जैसे हैंड वगैरह पे, हम इसे पहन सकते हैं। वेरेबल कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट आर worn ऑन द बॉडी। बॉडी पे भी हम उसको पहन सकते हैं, लाइक स्मार्ट वॉच हो गई आपकी, यह आपका वेरेबल कंप्यूटर है। इसमें कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी है। इसके अंदर हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वजह से इसका नाम वेरेबल कंप्यूटर कहा गया है, क्योंकि ये हम इसको बॉडी पे वेयर कर सकते हैं। मैनी फीचर, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे एक लाइक पर्सनल कंप्यूटर होता है, वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे उससे ज़्यादा ही इसके अंदर चीज़ें मौजूद होंगी और ये बहुत ज़्यादा साइज़ में स्मॉल होगा।